तो पिछले लेक्चर में हमने गज़ल पढ़ी थी और गज़ल का अर्थ हमने पूरी तरह से समझ लिया था कि गज़ल क्या होती है और माणिक वर्मा ने अपनी गज़ल में क्या बताया था। इसी के साथ आज हम जो पढ़ने वाले हैं रीढ़ की हड्डी, ये हिंदी साहित्य की एकांकी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एकांकी। एकांकी का मतलब होता है किसी एक विषय पर, किसी एक विषय को अच्छे से समझाना, बताना, एक टॉपिक लेकर उसका पूरा अर्थ समझाकर समाज को जागरूक करना, वो होती है एकांकी। क्या होती है? ये एकांकी जो हम लोग आज पढ़ने वाले उसका नाम है रीढ़ की हड्डी। क्या? रीढ़ की हड्डी। अभी टॉपिक जो है, जो नाम दिया गया है, टाइटल जो दिया गया है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन। अब आप मुझे बताइए कि बैकबोन का क्या काम होता है? बैकबोन का काम होता है पूरे बॉडी की मूवमेंट करना, पूरे बॉडी का प्रक्रियाओं को कराना। हर प्रक्रिया रीढ़ की हड्डी करती है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आप बिस्तर पर लेट जाएंगे, आप उठ नहीं पाएंगे, कुछ ले नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। वैसे ही इस कहानी में जो बात बताई गई है वो बताई गई है एक महिला की। महिला मतलब एक स्त्री की, एक औरत की, एक लड़की की, एक बालिका की। क्योंकि परिवार में एक मजबूत हिस्सा कौन होता है? औरत होती है। पूरे परिवार को संभालती है। एक औरत एक मां होती है, एक औरत एक बेटी होती है, एक औरत एक बहन होती है, एक औरत एक अच्छी पत्नी होती है, एक अच्छी दोस्त होती है, परिवार को संभालने वाली होती है, रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अगर वो नहीं है तो परिवार बिखरा बिखरा सा होता है। बराबर कि नहीं? परिवार को संभालकर, परिवार का पूरा पालन पोषण करके अच्छे से उन्नत और प्रगति की तरफ ले जाने वाली एक औरत होती है। यहां पर भी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से वही बताया गया है, वही समझाया गया है कि अगर आपके परिवार में रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत नहीं है, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ है तो आपका जो शरीर है वो कोई काम नहीं करेगा। मतलब परिवार में फिर तरक्की उन्नति नहीं होगी। यहां पर जो पात्र दिखाए गए, एकांकी में पात्र होते हैं। किसी किसी एकांकी में 2 होते हैं, किसी किसी एकांकी में 4 होते हैं, किसी किसी एकांकी में 6 होते हैं, पर पात्रों से संबंधित होती है एकांकी। एकांकी में किसी एक विषय को लेकर अच्छे से बताया जाता है। यह हिंदी साहित्य की एक अनोखी विधा है। जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, आपने देखे नुक्कड़ नाटक, जगह जगह पर खड़े होकर स्कूल या कॉलेज के बच्चे नाटक करते हैं और समाज में जागृति करते हैं। व्हाइट कलर का कपड़ा पहनकर, ताली बजाकर गाना वगैरह गाते हैं, फिर लोग भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वो कुछ उपदेश देते हैं। जैसे कि अभी भ्रूण हत्या मालूम है? भ्रूण हत्या नहीं मालूम आपको? गर्भ के अंदर गर्भपात किया जाता है, जन्म लेने से पहले कन्याओं को मार दिया जाता है। इस जागृति के लिए गांव में नुक्कड़ नाटक शुरू किए थे। पर्यावरण की संरक्षण के लिए नुक्कड़ नाटक शुरू किए गए थे। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि समाज में बाल मजदूरी के ऊपर नुक्कड़ नाटक शुरू किए गए थे। बाल मजदूरी मालूम है ना? लेबर चाइल्ड, हाँ बराबर है कि नहीं? तो वो समाज से निकलना चाहिए, उसको जगाने के लिए नुक्कड़ नाटक किए जाते। पथनाट्य बोलते हैं उसे मराठी में, स्टेट प्ले। जगह पर खड़े रहकर उसे प्रदर्शित किया जाता है और तमाम पब्लिक को संदेश दिया जाता है कि इस काम को न करे, इस काम को बंद करे। वो होता है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ मतलब चौराहा, चौक, नाका, नाके पर खड़े होकर किया गया नुक्कड़ नाटक। और यह है एकांकी। क्या? इसमें भी पात्र होते हैं, इसका भी एक अलग अंदाज होता है, एक तरीका होता है। ये जो एकांकी हम पढ़ने वाले हैं ये जगदीश चंद्र माथुर, हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार, एकांकीकार, जिन्हें अपने एकांकी की वजह से सुप्रसिद्धि मिली हुई है। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मान सम्मान के साथ जाना जाता है। उन्होंने अपने एकांकी के माध्यम से पूरे भारत में ही नहीं अनेक देशों में अपनी एक छाप छोड़ रखी है। जगदीश चंद्र माथुर ने अपनी इस एकांकी में बताने की कोशिश की है कि हर एक लड़की को, हर एक महिला को, हर एक नारी को, हर एक कन्या को अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। आज से कई साल पहले महिलाओं को खूंटे से बंधी गाय की तरह जिंदगी जीनी पड़ती थी। उसके ऊपर अन्याय होता था, अत्याचार होता था, उसका शोषण होता था। उसे मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज इस जमाने में हर एक अधिकार नारी को मिल चुका है। नारी जैसे चाहे वैसे अपना जीवन जी सकती है। वो किसी के पाबंदी में या किसी के नियमों में बंधी हुई नहीं है। उसे जैसा लगे वैसा वो जी सकती है। अगर उसे लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है उसके साथ, कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ उसे आवाज उठाने का पूरा अधिकार है।
कानून में दिया गया है, वो कानून का पूरा सहायता लेकर समाज के सामने खड़ी हो सकती है। ये अधिकार उसे कानून ने दिया है। इस कहानी में भी यही बताया गया है। इस कहानी में भी एक परिवार है, एकांकी में भी एक परिवार है। इस परिवार के पिता भी अपने पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, और जो विवाह करना चाहते पिता है वो सामने वाले वर पक्ष से पूछ नहीं रहे हैं कि उनके बेटे का क्या उद्योग धंधा व्यवसाय है, बस पढ़ा लिखा है, एमएससी कर रहा है, ये उन्हें मालूम है, और वो ये नहीं जानते कि मेरी बेटी वहां जाने के बाद सुखी रहेगी क्या, लड़के का स्वभाव कैसा है, चरित्र कैसा है, उसका कामकाज कैसा है, ये नहीं पूछ रहे, बस अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। ऐसे इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से अपनी बेटी को बस विदा कर देना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेटी को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से उसकी परवरिश करके उसे एक अच्छे घर में देना चाहते हैं। दो प्रकार के लोग हैं, और इस पाठ में तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया गया है जो समाज में सम्मान के लायक नहीं है, जिनकी सोच बड़ी दबी कुचली है, बड़ी घिनौनी है, बड़ी तुच्छ है। यहां पर जो लोग लड़की को देखने आए हैं, उमा को, किसको, वो लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं। लड़के का पिता पेशे से वकील है, अच्छी अच्छी सभाओं में जाता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, लेकिन वो अपने घर में कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी होगी तो वो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी। अन्याय अगर हो रहा है उसके साथ, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है, अगर उसके साथ बुरा हो रहा है, तो वो बुराई के खिलाफ बोलेगी नहीं, चुपचाप सहेगी। इसीलिए वो ऐसी बहू चाहते जो मनोरंजन करे, जो घर में कामकाज करे। मतलब असलियत में पढ़े लिखे लोगों की सोच कितनी घिनौनी है, जो खुद तो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो घर में जो बहू चाहते हैं वो बहू नहीं, नौकरानी चाहते हैं, काम वाली चाहते हैं, जो उनका मनोरंजन करे, जो घर को देखे लेकिन गलत के खिलाफ ना बोले। ऐसे लोगों के ऊपर यहां पर टीका की गई है, टिप्पणी की गई है, उनके ऊपर आवाज उठाई गई है कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार, पढ़े लिखे होने के बावजूद उनकी सोच जो है वो अनपढ़ गवारों से भी गई गुजरी है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद नारी को किस नजर से देखते हैं, नारी के लिए उनके मन में कितना घिनौना विचार है, कितने वो पुराने ख्यालों में दबे हुए हैं, ये लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। यहां पर जो लड़की है उमा, वो बीए पास है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है। क्या है? उसे अच्छा बुरा गलत सही कब कहां क्या बोलना है शिक्षा की वजह से मालूम है। इसीलिए हर लड़के लड़की को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पर कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि शिक्षा लेने के बाद भी कभी कभी लड़के लड़कियां गलत कदम उठा देते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके आने वाली जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। इस पाठ के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जो है वो बहुत सुंदर तरीके से ये बताना चाहते, जताना चाहते, समझाना चाहते हैं कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर आज हम पुराने ख्यालों में हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें समाज के साथ बदलना है, नारियों को अधिकार देना है। आज की लड़की पढ़ी लिखी है, आज की नारी को जीवन में कब कहां क्या करना है उसके निर्णय उसे खुद लेने दे। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते, लेकिन कभी कभी माँ बाप रीति परंपरा और सामाजिक व्यवस्था की वजह से बच्चों के साथ गलत कर देते। उन माँ बापों को ये चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। यहां पर जो राम स्वरूप जी है, उमा के पिता, वो अपनी बेटी को बस विवाह करके भेजना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है बस बेटी का विवाह हो जाए। तो ऐसी सोच रखने वाले माता पिता को थोड़ा बहुत ज्ञान में होना चाहिए कि मेरी बेटी पराया धन है, आज नहीं कल वो जाएगी, लेकिन वो अच्छे घर जाए जहां उसे अच्छी परवरिश मिले, जहां वो अच्छे से अपने परिवार का रक्षण कर सके, वो परिवार उसका रक्षण कर सके, अपनी बेटी समझकर उसका ख्याल रख सके। ऐसे परिवार में अपनी बेटी को देना चाहिए, यह हर मां बाप का ख्याल होना। हर मां बाप ये सोचते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को भी बोझ समझते हैं। यह हमें नहीं समझना है। यहां पर जो पात्र दिखाए गए हैं उन पात्रों के माध्यम से लेखक जो है बड़े सुंदर तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। समाज से जो घिनौनी सोच रखने वाले लोग हैं उन्हें बदलना चाहते, उनके अंदर परिवर्तन लाकर समाज घड़ाना चाहते, समाज की रचना करना चाहते। बोलते ना, एक सुव्यवस्थित, एक सुंदर, एक शिक्षित समाज जो काबिल है, ऐसा समाज वो बनाना चाहते हैं। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। माथुर जी ने यहां पर अपने, हम माथुर जी का परिचय देखेंगे। परिचय में उन्होंने क्या कहा हुआ है देखिएगा
कि जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। कहां जन्म हुआ है उनका? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के एक अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1978। कब? 1978 में इनकी मृत्यु हुई है। परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी हिंदी साहित्य के एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृत पुरुष है। एक अच्छे हिंदी साहित्य के एक वरिष्ठ, उन ऊंचाई को छूने वाले, हिंदी साहित्य का नाम रोशन करने वाले एक प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। संस्कृति, सभ्यता, समाज के अंदर जीने की तौर तरीकों के ये एक वरिष्ठ पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को बहुत ऊंचाई तक ले गए, मतलब लोकप्रिय बनाया। आपने क्या किया है? लोकप्रिय बनाया है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हिंदी के लिए दिया है। आपने अपनी हिंदी भाषा और अपनी एकांकियों और कहानियों से समाज को अच्छा मार्ग दिया, समाज की समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए एक वरिष्ठ लेखकों में आपको आदर के साथ जाना जाता है। एक प्रसिद्ध नाटककार होने के नाते आपने जो नाटक लिखे वो समाज को सत्य का मार्ग दिखाते हैं, समाज की आईने का काम करते हैं, समाज को उसका रूप दिखाने का काम करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां क्या है? कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि इनकी लिखी गई प्रसिद्ध क्या है? कृतियां, प्रसिद्ध किताबें, जिनकी वजह से इन्हें पूरे हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध नाटककार, एकांकीकार, एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने समाज को सत्य से जोड़ने का काम किया है। इसी के साथ जो हम लोग आज एकांकी पढ़ने वाले हैं, क्या एकांकी जो हम पढ़ने वाले हैं उस एकांकी से संबंधित हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जो गद्य संबंधी जानकारी है। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है कि हर एक नारी को शिक्षित होने का पूरा अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी समुदाय से जुड़ी हो, उसे अपने जीवन में शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने खुद के निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार कोई भी किसी से छीन नहीं सकता, यह यहां पर उन्होंने बताया है। समाज के दकियानुकुशी विचारों पर प्रहार किया है। एकदम नारी को दया की दृष्टि से देखा जाता है, लाचार समझा जाता है। ऐसी दृष्टि रखने वाले, ऐसी नजर रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, नारी को तुच्छ समझने वाले, नारी को घर का काम वाली समझने वाले लोगों के ऊपर टीका की गई है। पुराने ख्यालों के लोगों को क्या किया गया है? खबरदार किया गया है। इस पाठ के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं, प्रहार कर रहे हैं उन लोगों पे जो पढ़े लिखे होने के बावजूद नारी को हमेशा अपने से निम्न मानते हैं, अपने से छोटा मानते हैं, नारी के ऊपर वो अन्याय करना चाहते हैं, नारी को हमेशा अपने पैर की जूती बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों की घिनौनी सोच, गिरी हुई सोच जो है, उसके ऊपर माथुर जी ने प्रहार किया है और समाज में इस लोगों को सबक सिखाने का काम इस पाठ में किया है। जो नारी को अपने घर का गुलाम समझते हैं, जो बहू तो चाहते हैं, जो घर में लक्ष्मी तो चाहते हैं, पर वो लक्ष्मी खाली मनोरंजन करे, वो आई हुई जो पराई नारी है, जो दूसरे के घर से आई हुई बेटी है, वो घर में बस काम करे, बस घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे, लोगों का मनोरंजन करे, पर अपनी शिक्षा से अपने परिवार का पालन पोषण करे, ऐसा उनका विचार नहीं है। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जगदीश चंद्र माथुर जी ने तमाचा मारा है, जूता मारते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की है। और आपको भी वो ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप भी इस तरह की सोच रखते हैं तो आपको इस सोच को बदलना होगा। अगर आप अपनी बहन को पढ़ा रहे हैं, अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो आपके घर आने वाली बहू और आपके घर के अंदर आने वाली हर महिला को भी आप उसी नजर से देखें, उसे भी उतनी ही आजादी। अगर आप अपनी बेटी को हर शिक्षा देना चाहते, उसे हर तरह की आजादी देना चाहते, उसे किसी तरह की पाबंदी में नहीं रखना चाहते, तो फिर जो दूसरे घर से आई है, जो आपके घर की भी नहीं है, पराया घर, अपना घर छोड़कर आपके घर आकर आपके घर को सुंदर बनाने की जवाबदारी ले रही है, अपरिचितों को बीच में रहकर परिचय बना रही है, तो उसे तो आपको आजादी देनी ही चाहिए। ये सारी बातें यहां पर इस छोटी सी एकांकी में प्रसिद्ध रचनाकार, नाटककार, एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर बताना चाहते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी। और यहां पर जो लड़का है वो भी एक तरह
एक तरह कहा जाए तो एकदम बेशिस्त है, उसे किसी भी तरह का कोई भी अनुशासन नहीं है, वो अनुशासित नहीं है, वो बिगड़ेल है, वो बिगड़ा हुआ है, वो पूरी तरह आवारागिरी करने वाला लड़का है। भले वो बीएससी पढ़ा है, भले वो साइंस साइड से पढ़ा है, लेकिन उसका पढ़ाई में थोड़ा भी ध्यान नहीं है। और वो लड़का एक अच्छी लड़की को देखने आता है और उन्हीं के घर आकर उनकी तुलना करता है, उनको नापता तोलता है, तो उस लड़की को सहन नहीं होता और वो लड़की अंत में अपना सारा गुस्सा जो है वो लड़का और लड़के के पिता के सामने प्रस्तुत कर देती है, उनका पूरा रहस्य खोल देती है अपने उसके पिता के सामने, अपने पिता के सामने वो उस लड़की की पूरी सच्चाई जो है वो बयां कर देती है, उसका असली चेहरा दिखा देती है। इसी से लड़का और लड़के के पिता अपमानजनित होते हैं, उनको अपमान लगता है और उदासी में वो चले जाते हैं। इस पाठ में दिखाया गया है इस पाठ के पात्रों को। और बच्चों, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, इस पात्र के अनुसार जब आप काम करते हैं, एकांकी जो होती है, नाटक जो होता है, हमेशा जब आप दर्शकों के सामने हैं तो आपके हाव भाव से, आपकी आवाज से आपका पात्र पता चलना चाहिए कि आप उस पात्र में हो। पात्रों का असर, आपके संवाद बहुत अच्छे होने चाहिए, कभी भी दर्शकों को आपको पीठ नहीं दिखानी है। एकांकी करते समय अगर आप नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं या आप मंच पर कोई भी नाटक कर रहे हैं, तो आपका प्रदर्शन करते समय आपका जो चेहरा है, आपकी जो सामने जो बॉडी है वो समस्त होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। ये यहां पर हमें पता चलता है एकांकी करते समय। समझ गए? इस एकांकी में जो पात्र हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे पात्र हैं और उन पात्रों के माध्यम से लेखक ने बहुत अच्छी तरह से इस कहानी को, मतलब इस एकांकी को बड़े सुंदर तरीके से आपके सामने पेश किया। हम देख सकते हैं आपके सामने जो पात्र है वो पहला पात्र है उमा। कौन? उमा। ये कौन है? सुशिक्षित युवती। युवती मतलब लड़की, पढ़ी लिखी लड़की। उसके बाद है राम स्वरूप जो है उमा के पिताजी, बराबर। प्रेमा उमा की मां। शंकर युवक जो उमा को देखने उमा के घर आया हुआ है। और उसके बाद है गोपाल प्रसाद, शंकर के पिता, मतलब लड़के के पिता जो अपने बेटे को लेकर उमा के घर आए हैं उमा को देखने के लिए। और रतन जो है वो है उमा के घर का, मतलब राम स्वरूप के घर का नौकर। ऐसे हमारे कितने पात्र हैं? 6। ये 6 पात्रों पर आधारित कहानी है और इस कहानी में बहुत सुंदर विषय पर बोला गया है। स्त्री शिक्षा के विषय पर बोला गया। स्त्री निर्णय, स्त्री को अपना निर्णय लेने के अधिकार है, इस विषय पर हमें बोला गया है। कहीं गलत हो तो नारी ने आवाज उठानी चाहिए, इस विषय पर बताया गया है। आज का जमाना वैसा नहीं। पहले नारी को बोलने का अधिकार नहीं था, बोलने नहीं दिया जाता था, उसे दबा दिया जाता था, पैर की जूती समझकर उसे पैर के नीचे रखा जाता था, उसे खूंटे से बंधी गाय की तरह अन्याय की जिंदगी जीनी पड़ती थी। अब ऐसा अधिकार, अब ऐसा समय नहीं है। अब उसे अपने अधिकार के लिए लड़ने का पूरा हक हमारे कानूनी व्यवस्था ने दिया है। देखिए, जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। दृश्य दिखाया गया है बच्चों, क्या दृश्य दिखाया गया? मंच पर दृश्य दिखाया गया है। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वो अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं, तख्त का दूसरा सिर उनके नौकर ने पकड़ रखा। ये मंच पर दृश्य दिखाया गया है। अंदर के कमरे से एक आधी उम्र का व्यक्ति बाहर आ रहा है, जो महाशय आ रहा है, जिसकी पीठ दिखाई दे रही है, वो और उसके नौकर ने सोफा पकड़ा हुआ है और सोफा पकड़कर वो कहां आ रहे हैं? हॉल में आ रहे हैं। अंदर के रूम से बाहर के रूम में वो क्या रख रहे हैं? सोफा। तख्त मतलब सोफा, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं तो उनको बैठने के लिए सोफा चाहिए कि नहीं। और वहां पर उमा को कुछ गाना भी है, उमा का गायन प्रदर्शन भी होने वाला है, क्योंकि उमा गाने में बहुत अच्छी है। तो लड़के वालों को पता चलना चाहिए ना कि भाई इनको क्या क्या आता है, इसलिए वो भी कार्यक्रम रखा गया। इसीलिए ये तैयारी चालू है। मंच पर ये दिखाई दे रहा है, जैसे ही पर्दा हटता है वैसे ही एक अधे उम्र का व्यक्ति अंदर के कमरे से हॉल में आ रहा है, जिसकी पीठ दिखाई दे रही है और वो सोफे को एक तरफ पकड़े हुए, उसके दूसरे तरफ उसके नौकर रतन ने सोफे को पकड़ा हुआ है और वो मंच पर आते हैं। उसके बाद दोनों की वार्तालाप शुरू होती है, नौकर और राम स्वरूप, मालिक के बीच में वार्तालाप शुरू होती है। देखिएगा, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। राम स्वरूप अपने नौकर को कह रहा, अबे धीरे धीरे चल, अब सोफे को उधर मोड़ दे, उस तरफ मोड़ दे। तख्त के रख जाने की आवाज आती है, तख्त को रखने की क्या आती है? मंच पर आवाज आती है। रतन अपने मालिक से कह रहा है, बिछा दे साहब। अब वो नौकर है
तो वो नम स्वर में ही बोलेगा, बिछा दे मां साहब, क्योंकि वो नौकर है, वो चढ़कर बोल नहीं सकता है। आवाज बढ़ाकर कौन बोल सकता है? मालिक। तो वो कह रहा है बिछा दे साहब, रख दे साहब, बिछाना मतलब रख दे साहब, राम स्वरूप, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहां अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? क्या बोल रहा है वो तेज आवाज में? कौन? मालिक बोल रहा है अपने नौकर से, राम स्वरूप बोल रहा है रतन से, आवाज उठाकर, मालिक है ना। और क्या करेगा? परमात्मा के यहां, परमेश्वर के यहां अकल बट रही थी तो तू क्या वहां देर से पहुंचा था? हमने जो इतनी मेहनत की है, जो पसीना बहाया है, किस लिए? ये तख्त को रखने के लिए ही ना। बिछा दे साहब पूछता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? राम स्वरूप जी। किसको बोल रहे हैं? आगे देखिएगा। और रतन जो है वो सीधा साधा भोला भाला मासूम सा, वो क्या कहता है तख्त को बिछाते हुए? कौन हंस रहा है? रतन। वो मालिक जब उसको ऐसा बोल रहे तो वो दांत दिखा रहा है, ही हंसकर रखकर जाने लगता है। आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या कहा गया है। राम स्वरूप जी दरी उठाते हुए, दरी मतलब उस सोफे पर कालीन डालनी है, कवर डालना है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ बिछाना है उस सोफे के ऊपर। तो वो दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। भारतीय वाद्यों के नाम भी आपको पूछा जा सकता है। कृति पत्रिका में भारतीय वाद्यों के नाम बताइए। तो भारतीय वाद्य कौन कौन से हैं बच्चों? हारमोनियम, सितार, वीणा, शहनाई, बांसुरी, तबला, ढोलक, मंजीरा, चिमटा। मालूम है? बराबर। और एक तारा है कि नहीं? ऐसे कई भारतीय वाद्य हैं। आपको अगर पूछा जाएगा तो 5 नाम आपको बताने हैं, समझ गए? बांसुरी मालूम है, उसके बाद वीणा, सितार, तबला, ढोलक, शहनाई, मंजीरा, खंजड़ी, मालूम है जिसको गोल होता है और उसको बजाते हैं, डफली, ये सब भारतीय है, समझ गए? तो ये याद होने चाहिए। अब यहां पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि दरी उठाते हुए, वो कह रहा है दरी को उठाते हुए सोफे पर बिछाते हुए वो रतन को कह रहा है, कौन? राम स्वरूप, घर का मालिक, कि बीबी जी मतलब बेटी के कमरे में, बेबी के कमरे में जो हारमोनियम रखा हुआ है, जो प्रैक्टिस करती है, वो हारमोनियम और क्या उठा ला? सितार उठा ला यहां पर, क्योंकि जो लोग देखने आने वाले हैं वो लोग हमारी बेटी का संगीत गाना भी सुनेंगे, इसलिए वो कह रहा है वो लेकर आ, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाने लगते। तब तक राम स्वरूप और प्रेमा, राम स्वरूप की पत्नी कौन है? प्रेमा, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और वो सोफे के ऊपर दरी बिछा रहे हैं, कुछ तो बिछा रहे हैं। प्रेमा अपने पति से कह रही है, ए जी ओ जी सुनो जी, क्या बोल रही है? ए जी ओ जी सुनो जी। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो बहुत मुंह फुलाए पड़ी है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी जिसके लिए तुम इतनी तैयारी कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, वो तो ऊपर मुंह फुलाकर, उदास होकर, नाराज होकर, मायूस होकर बैठी है, और तुम उसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हो। ऐसा कौन बोल रही है? उमा की मां, उमा के पिताजी से, मतलब प्रेमा राम स्वरूप से बात कर रही है। दोनों पति पत्नी आपस में बात, राम स्वरूप क्या हुआ? क्यों मुंह फुलाकर बैठी है? क्या हुआ उसको? क्या हुआ बेटी को? प्रेमा, तुम्हें ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। तुमने ही कहा था ना कि मेहमान आने वाले, उसे सजा धजा कर थोड़ा तैयार करके ठीक ठाक से नीचे लेकर आने के लिए, लेकिन वो तो तैयार, क्योंकि उमा शादी नहीं करना चाहती अभी, क्योंकि उमा को भी पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़े होना है और अपने खुद के निर्णय खुद लेने हैं मां बाप के साथ। लेकिन अभी वो शादी करना नहीं चाहती, अभी उसे शिक्षित बनना है, शिक्षण ग्रहण करना है, पैरों पर खड़े होना है। किसको? उमा को। इसीलिए वो मुंह फुलाए है, क्योंकि उसके मां बाप जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती मतलब वो शादी कराना चाहते हैं। आगे देखिएगा राम स्वरूप, अरे हां देखो उमा,
उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। पति पत्नी बात कर रहे हैं, पति अपनी पत्नी को बता रहा है, उमा का पिता जो है वो उमा की माता जी को बता रहा है, देखो मैं अब तुमको बता दे रहा हूं, जाकर तुम उमा को ठीक से समझा देना कि ठीक ठाक करीने से, एकदम अच्छे से, एकदम सभ्यता के साथ आए। ऐसे एकदम पढ़ी लिखी लड़की की तरह लटापटा झटापटा मत आए, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि लड़की पढ़ी लिखी है। करीने से आए, एकदम सही साठ, एकदम सही तरीके से, आदर सम्मान से आए। अरे हाँ देखो, उमा को कह देना जरा करीने से, जरा अच्छे से आए, क्योंकि ये लोग जरा अलग सोच के हैं, अलग तरीके के हैं, पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, वकील हैं, लेकिन लड़की कैसी चाहते हैं? कम पढ़ी लिखी। मतलब यहां पर हमें यह पता चलता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी सोच कितनी गिरी हुई होती है, कितनी दयानुकुशी होती है, कितनी विचित्र होती है। जो खुद सभा सोसाइटी में जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई का महत्व जानते हैं, लेकिन अपने घर में वो बहू नहीं चाहते, नौकरानी चाहते हैं। वो घर में काम करने वाली, मनोरंजन करने वाली महिला को लाना चाहते हैं। शिक्षित महिला क्या करेगी? गलत के खिलाफ आवाज उठाएगी, अन्याय के खिलाफ बोलेगी, बुराई को रोकेगी। इसीलिए वो ऐसे कम पढ़ी लिखी घर में चाहते हैं। बेटे को बीएससी करा रहे, लेकिन बेटी कैसी चाहिए? कम पढ़ी लिखी। ये सोच समाज को सुशोभित नहीं होती। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों में ऐसे लोगों की कोई जरूरत, जो पढ़े लिखे तो है लेकिन उन्होंने अपनी सोच को बदला नहीं। ये पिता अपनी पत्नी को बोल रहा है कि ऐसे लोग हैं वो। तब तक फिर पत्नी क्या करती है? प्रेमा। और लड़का, मां पूछेगी ना, जावई क्या करता है, दामाद जी क्या करते हैं, लड़का क्या करता है? हर मां को लगता है ना मेरा भाई दामाद जो है वो क्या है, तो वो पूछ रही है प्रेमा, क्या पूछ रही है कि लड़का राम स्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। राम स्वरूप बता रहा है अपनी पत्नी को, उमा की मां को, कि लड़का जो है, बाप अगर शेर है तो बेटा सवा शेर है, उससे 2 कदम आगे। बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। ऐसे हाल है यहां। बीएससी पढ़ रहा है, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बीएससी कर लिए उसने, पढ़ भी रहा है अभी आगे। इसके बाद लखनऊ में पढ़ता है, लखनऊ में ही पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में अभी अभ्यास कर रहा है। कहता है शादी का मामला अलग है, पढ़ाई का मामला अलग है। शादी करते समय अलग सोच है और पढ़ने की सोच अलग है। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी होती है, खुद पढ़ो और जो पत्नी है उसको मत पढ़ाओ। घर में जो बहू आ रही हो अनपढ़ हो, घर में जो हम किसी लड़की को ला रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ ना बोले, ऐसी सोच रखना अच्छी बात है क्या? वो लड़का कह रहा है जो कि बीएससी पढ़ा है, कि वो कहता है शादी और बात है और पढ़ाई और बात है, मजबूरी है। मतलब तुम कैसी सोच रखते हो ये इसमें पता चलता है कि जो इस तरह की सोच रखता है, मतलब वो कभी नारियों का सम्मान नहीं करता, उसके लिए नर नारी का कोई महत्व, ऐसा यहां पर दर्शाया गया। एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर बताना चाहते हैं कि समाज में नारियों को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। मां बाप भले जन्म देते हैं, लेकिन मां बाप अगर कहीं गलत हो जाते हैं, मां बाप अगर गलत निर्णय ले रहे हैं, तो उस जगह उनकी बेटी को बोलने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसकी जिंदगी है और उसकी जिंदगी के हकदार वो नहीं है। भले उन्होंने जन्म दिया है, भले वो सब कुछ है, लेकिन अगर मां बाप गलत कर रहे हैं, जहां पर बेटी का भविष्य विनाशकारी होगा, वहां पर बेटी को बोलने का अधिकार है। यह कानून ने उसे पूरा पूरा हक दिया हुआ है। समझ गए? ये यहां पर बताया गया है। ये बातें आपके सामने रखी गई है, आपको जागरूक करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको मिले हुए अधिकार का आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए? आगे देखिएगा क्या होता है, आगे देखिएगा। तब तक रतन जो है, कौन? रतन जो है वो आता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ऐसा वो कह रहा है। कौन? रतन कह रहा है। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से, हे। आइए आइए बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, हे।
मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? क्या हुआ है, नौकर ने देखा है बाहर कोई लोग आ गए, इसलिए वो कह रहा है बाबूजी बाबूजी कोई तो बाहर आया है। तब तक रामस्वरूप झांक कर देखते और समझ जाते ये तो मेहमान है, ये तो मेरी बेटी को देखने के लिए आए हुए मेहमान है। और वो कहता है दरवाजे से बाहर जाकर, अरे प्रेमा सुनो सुनो, वो लोग आ गए, वो आ भी गए हैं, जाओ जल्दी अपनी बेटी को सारी बात समझा दो और बोल भी देना कि मेहमानों के सामने अपने गायन विद्या का, अपने कला का प्रदर्शन करे, गाकर उन्हें बताए। और मेहमानों को अंदर बुलाते हुए, आइए आइए, हे आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए। और बाबू गोपाल प्रसाद जो है लड़के का पिता, कौन है? बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, हे। अब वो पूछ रहे मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं, हमारा घर ढूंढने में आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद लड़के के पिता क्या बोल रहे हैं? खकार कर, गला साफ करते हुए, खकारना मतलब खकार कर नहीं। तांगे वाला जानता था रास्ता कैसे नहीं मिलता। तांगे वाले को आपका एड्रेस, तांगे वाला मतलब घोड़ा गाड़ी वाला, घोड़े गाड़ी वाले को क्या बोलते हैं? तांगे वाला। तांगे वाले को आपका घर पता था और वो कैसे हमको पहुंचाता नहीं। रामस्वरूप रामस्वरूप क्या कह रहे हैं देखिएगा आगे। हे लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब होना मतलब देखना, किसकी तरफ देख रहे हैं वो? कौन? रामस्वरूप। रामस्वरूप मतलब कौन? लड़की के पिता। और क्या कह रहे? शंकर बाबू कितने दिन की छुट्टियां हैं? शंकर बाबू कितने दिन की कॉलेज की छुट्टी लेकर आए हो? मतलब कितने दिन के लिए तुम लखनऊ से यहां आए हो, कितने दिन की छुट्टी है तुम्हें? अब शंकर जो है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा अपने तरीके का है ना, अपने स्टाइल का है, और आवारा टाइप भी है थोड़ा सा। तो वो कह रहा है जी कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, वीकेंड में चला आया था। कॉलेज की छुट्टी नहीं है लेकिन सप्ताह का अंतिम दिन था, शनिवार और रविवार, वीकेंड, हफ्ता का एंड, वीक के एंड में 2 दिन छुट्टी थी, उस छुट्टी में मैं चला आया हूं। छुट्टी नहीं है, छुट्टी लेकर नहीं आया हूं। रामस्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, तो आप जो कोर्स कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको खत्म होने में साल भर होगा, 1 साल बाकी होगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? रामस्वरूप जी। कौन? रामस्वरूप लड़की के पिताजी। अब लड़की को उनके घर देना है तो थोड़ी बहुत तो बातचीत होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो पता चलना चाहिए, इसलिए बात को आगे बढ़ाने के लिए लड़की के पिता जो है वो किससे बात कर रहे हैं? शंकर से, लड़के से जो उनकी बेटी के लिए, मतलब बेटी के लिए चुना गया है या देखने के लिए आया है। आगे देखिएगा, रामस्वरूप के बाद शंकर क्या, जी यही कोई साल 2 साल, जी ये कोई साल 2 साल। तो रामस्वरूप जी बोलते साल 2 साल, आपका तो हो गया है ना टाइम, तो फिर आप साल 2 साल क्यों बोल रहे हैं? तो लड़का बोलता है हे जी 1 साल का मार्जिन रखता हूं, 1 साल बढ़ाकर रखता हूं, क्योंकि मालूम मैं फेल होऊंगा, एक बार में तो फेल पास नहीं होऊंगा, इसलिए 1 साल मैंने बढ़ा दिया है, बढ़ाकर बता रहा हूं, ऐसा वो लड़का बोलता है। आगे देखिएगा, गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। लड़के का पिता जो है गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और अंदाज बदलते हुए, गला साफ करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, तो ठीक है अब आगे बिजनेस की बातचीत हो जाए। मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए शादी जैसा पवित्र रिश्ता, विवाह जैसा नाता क्या है? बिजनेस, व्यापार। अपने वो स्टाइल में बोल रहा है कि थोड़ी बिजनेस की बातचीत हो जाए। पढ़े लिखे लोग, संस्कारी लोग, अच्छे लोग विवाह जैसे पवित्र नाते को, शादी जैसे एक निराले संबंध को, एक मजबूत संबंध को व्यापार का नाम, यहां पर इनकी इस भाषा से ही पता चलता है कि ये कितने पढ़े लिखे और कितने समझदार हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का, जीने का हक नहीं है। जो अपनी भाषा का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें रहने का अधिकार नहीं है। ये इस पाठ में बताने का काम कौन कर रहे हैं? जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखिएगा, गोपाल प्रसाद चौंक कर, बिजनेस, अब उन्होंने कभी सुना ही नहीं था बिजनेस, वो चौंक जाते, बिजनेस बिजनेस
फिर समझकर, ओहो हो अच्छा आप लोगों में शादी को बिजनेस बोलते, तो वो थोड़ा उसके जैसा, हाँ अच्छा अच्छा, तो अच्छा लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, थोड़ा अल्पोपहार, थोड़ा आए हैं तो कुछ खा तो लीजिए। गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्यों तकल्लुफ करते हैं? ये सब आपको फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? ये सब करने की, ये सब तकलीफें उठाने की, ये सब करने की, ये सब दिखावा नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, नहीं जरूरत है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? गोपाल प्रसाद लड़के के पिता बोल रहे हैं लड़की के पिता को। राम स्वरूप, हे तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहां तशरीफ लाए। वो कह रहे तकल्लुफ किस बात की, तकलीफ किस बात की, दिखावा किस बात का? ये तो मेरी बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसे इतने बड़े वकील और उनका बेटा जो बीएससी पढ़ रहा है वो मेरी बेटी का हाथ मांगने मेरे घर तशरीफ लेकर आए हैं, पधारे हैं। ये मेरे लिए किस्मत की बात है, ये मेरे लिए तकदीर की बात है। ऐसा कौन कह रहे हैं? राम स्वरूप जी, उमा के पिताजी इतनी तारीफ कर रहे हैं लड़के वालों की कि वो और फूलते जा रहे हैं, वो और अभिमानी होते जा रहे हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से वो चले जाते हैं ना, अंदर जाते हैं। कौन? नाश्ता लाने के लिए अंदर कौन चले गए हैं? राम स्वरूप जी नाश्ता लेने के लिए। तब तक अब हॉल में कौन बैठे है? गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर। अब अपने बेटे को वो बोल रहे हैं अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों बैठा हुआ है? लड़की देखने आया, मर्द की तरह तन कर बैठ, ऐसा क्यों बैठा हुआ है? ऐसा कौन बोल रहा है? शंकर। शंकर को बोल रहे हैं कुछ नहीं। शंकर बोलता है कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। अभी पिताजी और पुत्र की बातें ही चल रही है कि तुम ब्याह करने आए हो, रिश्ता तय करने आए हो, तन कर बैठो, सीधे बैठो। तुम्हारे मित्र सही कहते हैं कि तुम्हारे बैकबोन में कुछ तो, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में कुछ तो तकलीफ है, कुछ तो है। तब तक कौन आ जाते? चाय की ट्रे और समोसा लेकर राम स्वरूप, और टेबल पर रख देते हैं। और फिर क्या होता है आगे देखिए। एकांकी में माथुर जी ने कितने सुंदर तरीके से बताने का प्रयत्न किया है। गोपाल प्रसाद कह रहे हैं राम स्वरूप जी से, आखिर आप नहीं माने, आखिर आप ये खातिरदारी करेंगे ही। राम स्वरूप चाय प्याली में डालते हुए, उड़ेलते हुए, चाय प्याली में डालते हुए कह रहे, हे आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? आप कौन सी चाय पीते हैं? विलायती चाय मतलब कॉफी। कॉफी को क्या कहा जाता है? विलायती चाय। और हिंदुस्तानी चाय मतलब जो हम लोग चाय पत्ती वाली चाय पीते हैं ना, वो हिंदुस्तानी चाय, काली चाय। और कॉफी को क्या कहा जाता है? विलायती चाय। क्या? तो आप क्या पिएंगे? मतलब आपको क्या पसंद है? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। लड़के का पिता बोल रहा है, नहीं नहीं साहब, मुझे विलायती चाय वाय नहीं पसंद है, मुझे चाय ही दीजिए, उसमें थोड़ा दूध डाल दीजिए और थोड़ी चीनी ज्यादा डाल दीजिए, मुझे शक्कर ज्यादा पसंद, इसीलिए तो इतनी मीठी बातें करता हूं। मुझे क्या पसंद है? शक्कर थोड़ा बढ़ा दीजिए। चीनी, चीनी मतलब चाइना वाला चीनी, ये चीनी जो चाय में, खीर में, शरबत में, हाँ वो वाला चीनी, चाव चाव प्याव पाव वाला नहीं। समझ में आया? उसके बाद देखिएगा शंकर खकार कर। अब लड़के को भी लग रहा है मैं भी थोड़ी चर्चा करूं, मैं लड़का हूं, थोड़े मामले को आगे बढ़ाऊं, थोड़ी अपना भी एटीट्यूड दिखाऊं ना, पढ़ा लिखा हूं मैं, मेरी भी रिपो बनाऊं कि नहीं वहां पर। शंकर खकार कर, गला साफ कर कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में? कोई बता सकता है? हिंदी में टैक्स को क्या कहा जाता है? कर। वेरी गुड बेटा। लगान, कर, तगान। हम लोग अंग्रेजों को तगान देते थे, हम अंग्रेजों को लगान देते थे, हम अंग्रेजों को तगान देते थे। जो कुछ भी हमारे खेती में होता था उसमें से थोड़ा बहुत हमको अंग्रेजों को देना पड़ता था। जैसे आज हम लोग हाउस टैक्स, लाइट बिल भरते हैं कि नहीं गवर्नमेंट को, वैसा टैक्स, हर चीज का टैक्स हमें देना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो अब वो देखो बात को छेड़ते हुए क्या कह रहा है कि सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी खरीदने वालों के ऊपर टैक्स लगाने वाली है। बिना वजह की बात छेड़ी है कि भाई मामला थोड़ा बातचीत हो, सिलसिला आगे बढ़े, थोड़ा माहौल जमे, थोड़ा दोनों पार्टी क्या हो, खुले। इसलिए लड़के ने बीच में ही
पत्ता खोल दिया है कि सुना है सरकार चीनी लेने के ज्यादा चीनी लेने वालों पर, आगे फिर क्या होता है, गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, गोपाल प्रसाद चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। लड़के का पिता एकदम आवाज बदलते हुए फिर बोल रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर सरकार को जो करना है कर ले, अगर सरकार को अपनी कमाई, आमदनी मतलब कमाई, आमदनी मतलब अगर सरकार को अपनी कमाई बढ़ानी है, अपने कमाई में भर लानी है, तो सरकार को एक चीज के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। एक चीज के ऊपर अगर सरकार टैक्स लगा देगी, कर लगा देगी, लगान लगा देगी, तो उसकी कमाई अच्छी होगी। ऐसा कौन बोल रहे हैं? राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, शंकर को चाय का प्याला देते हुए गोपाल प्रसाद की तरफ देखकर बोल रहे, वो क्या, किस पर टैक्स लगाना चाहिए सरकार ने? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। किस पर? सुंदरता पर टैक्स लगा देना। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते, दोनों गोपाल प्रसाद की इस बात पर क्या करने लगते, हंसने लगते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी ना करेगा। चू भी नहीं करेगा मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा। यह ऐसा टैक्स है कि खूबसूरती के ऊपर लगा दिया तो देने वाले को बोलने का मौका भी, उसे टैक्स भरना ही पड़ेगा। देखो ये पढ़े लिखे लोगों की सोच, देखो ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा। यही लेखक यहां पर दर्शाना चाहते हैं, सच को साबित करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिएगा आगे क्या कहा है राम स्वरूप जोर से हंसते हुए। लड़की का पिता हंसने लगता है, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाह वाह के बाद दिया है कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम किसी हर्ष को, दुख को, आनंद को, गम को, डर को, भय को प्रस्तुत करते हैं और हमारे चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, तो वो होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहां पर हर्ष दिखाया, वाह वाह, आनंद जिसे हम देख नहीं सकते, छू खाली जिसे हम महसूस करते, क्या, जिन भावों को हम महसूस करते, जिन फीलिंग्स को हम फील करते हैं, वो होता है एक्सक्लामेटरी, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्या यहां पर भी वो कह रहे ना, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया, एकदम बेढंगा हो गया है। आपने खूब सोचा। आजकल के जमाने में खूबसूरती को लेकर एकदम सवाल उठने लगे, खूबसूरती को लेकर सब चल रहा है। खूबसूरत लड़का, खूबसूरत लड़की, खूबसूरती, सब चीज एकदम बेढंगा हो गया है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। ऐसे वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता भी ना था। और सही बात है, उस जमाने में माता पिता जिस लड़की को बोल देते थे, लड़के को उसी लड़की से शादी करनी पड़ती थी। लड़के को जो लड़की दिखा दी जाए, दिखाओ नहीं देखो, माँ बाप ने देख ली मतलब लड़के ने देख ली, चाहे वो लंगड़ी हो, अंधी हो, बहरी हो, कानी हो, गूंगी हो, काली हो, नीली हो, पीली हो, लहराती हो, बलखाती हो, इठलाती हो, कैसी भी हो, माँ बाप ने बोहर मार दी, माँ बाप ने ग्रैंड दे दिया, पास, तो लड़के को उसे शादी करके अपने संसार को चलाना है। लेकिन आज का जमाना बदल गया। आजकल का जमाने में ऐसा नहीं चलता। आज हर तरह से लड़का लड़की मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं। 6 महीने तक बातचीत करने के बाद अच्छा लगा तो ठीक, दंडना दंडन, नहीं तो टाय टाय फुस। ऐसा जमाना है कि नहीं? बदल रहा है। लेकिन इतनी आजादी भी नहीं होनी। मान, मर्यादा, सम्मान, संस्कार, संस्कृति की भी हमें क्या करनी चाहिए? कद्र करनी। बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन परिवर्तन ऐसा ना हो कि जिससे संस्कृति और सभ्यता में अंतर हो जाए, हमारी देखने का नजरिया बदल जाए। ऐसा परिवर्तन हमारे काम का नहीं है। परिवर्तन है, सब कुछ करो, लेकिन हर एक का क्या है? दायरा है, हर एक की सीमा है, हर एक का एक तरीका है। उस तरीके को न तोड़े, उसको तोड़ने से हानि ही होगी। ये यहां पर भी वो बताना चाहते हैं। जो ये बात कही है कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं है, सही बात है। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए, और तस्तरी मतलब डिश, प्लेट, गोपाल की तरफ की लीजिए, लीजिए, समोसा तो खाइए,
गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हो, कभी नहीं साहब कभी नहीं। समोसा खाते हुए लड़के के पिता गोपाल प्रसाद कह रहे कभी नहीं साहब कभी नहीं। हमारे जमाने में सुंदरता को लेकर कोई बेढंगी बातें नहीं थी, जैसा होता था वैसा हो जाता था। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? लड़की का पिता बोल रहा है उसकी तरफ देखते हुए लड़के की तरफ, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? लड़की खूबसूरत होनी चाहिए कि नहीं? अब जो शंकर है वो अपने में खोया हुआ है, उसको मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है। वो बोलता है किस मामले में, क्योंकि उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा, उसके ऊपर से बॉल बाउंस की तरह जा रही है। वो बोल रहा है किस मामले में? तो रामस्वरूप कहते यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। जब लड़का लड़की की शादी होती है, जब दो दिल मिलते हैं, जब दो अनजान मिलते हैं, जब दो मुसाफिर मिलते हैं, तो दोनों में खूबसूरती कितनी होनी चाहिए? मन की खूबसूरती होनी चाहिए, विचारों की, कि चेहरे की, कि शरीर की खूबसूरती। इसमें आपको क्या लगता है? आप अपना विचार बताइए। लड़की का पिता पूछ रहा है, तो शंकर को तो मालूम ही नहीं है, शंकर तो अपने में खोया हुआ है। तब तक गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलने लगते हैं। लड़के के पिता क्या करते हैं? बीच में ही बोलने लगते, बीच में ही बात को रोक देते, टोक देते। यह बात दूर है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है, और जायचा जन्म पत्रिका का तो मिल ही गया होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि बीच में ही बात कट करके लड़के के पिता रोक कर बोल रहे हैं यह बात दूसरी है, ये जो आप बोल रहे हो बात दूसरी है। मेरे हिसाब से तो रामस्वरूप जी हमारे को जो लड़की चाहिए वो खूबसूरत होनी ही चाहिए। लड़की का खूबसूरत होना तो निहायत ही बहुत नियम से जरूरी है, लड़की खूबसूरत ही चाहिए, और लड़का और लड़की की जन्म पत्रिका जन्म कुंडली मिलनी ही चाहिए, और मिल भी जाएगी तो ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं देखते। प्यार कुंडली मिलाकर नहीं होता है कि कुंडली मिलाकर प्यार होता है, नहीं ना। एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के शब्दों पर विश्वास, एक दूसरे के विचार मिल जाए तो सारा सफर पार हो जाता है कि नहीं। लेकिन पुराने ख्यालों को दिखाया गया है। क्या कह रहे हैं वो गोपाल प्रसाद? लड़के के पिता क्या कह रहे हैं बीच में ही बात को रोकते हुए? यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत सुंदर होना निहायत नियम से जरूरी है, और जायचा जन्म पत्रिका तो मिलना ही होगा। जन्म पत्रिका का जन्म कुंडली का दोनों का मिलना तो बहुत जरूरी ही है, नहीं मिलेगी तो बात आगे रामस्वरूप कह रहे जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अरे लड़का और लड़की की कुंडली का मिलने की कौन सी बड़ी बात है? दोनों की कुंडली ठाकुर जी मतलब श्री कृष्ण के चरणों में रख दो, कुंडली अपने आप मिल जाएगी, मिली समझो, उसमें क्या बड़ी बात है। क्योंकि लड़की का पिता चाहता ही नहीं है कि किसी बात को लेकर रिश्ता टूटे, लड़के को मना करना पड़े मेरी लड़की के लिए, इसीलिए वो चारों तरफ से क्या कर रहा है? बचाने की कोशिश। शंकर भी हंसता हुआ, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते। शंकर हंसने लगता है, लेकिन लड़के का पिता गोपाल प्रसाद थोड़ा सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, थोड़ा भावनाप्रीत हो जाता है। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। लड़कियों को क्या कह रहे हैं देखिए, अब यहां पर इनके विचार पता चल रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों की सोच, उनकी विचार, उनके अंदर का जो बोलते हैं ना पढ़े लिखे होने का गर्व, पढ़े लिखे होने की वजह से उन्होंने क्या परिवर्तन किया वो पता चल रहा है। वो कह रहे हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। लड़कियों को क्या जरूरत है पढ़ने की? उन्हें तो घर में रहना है ना, बस सिलाई पुराई, खाना बनाना, घर का काम करना आ जाए बहुत होता है। उन्हें पढ़ा लिखा कर थोड़ी ऑफिस भेजना है, पढ़ा लिखा कर थोड़ी कार्यालय में नौकरी पर भेजना है। लड़की को पढ़ाने की जरूरत क्या है? वो तो घर में रहेगी ना। ऐसा कौन बोल रहा है? गोपाल प्रसाद, शंकर के पिताजी, जो वकील है, जो पढ़े लिखे हैं, जो सभा सोसाइटी में रहते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सोच कैसी है कि लड़की को पढ़ाने की क्या जरूरत? वो तो घर में बस सिलाई पुराई, खाना बनाना, झाड़ू पोछा आ जाए बस हो गया, क्योंकि वो तो घर में रहना है ना। उसको कहां जाना है? घर छोड़कर कार्यालय में, जॉब पर कहां जाना है? सोचो इनकी सोच कितनी विचित्र सोच रखते हैं पढ़े लिखे। ये यहां पर बताना चाहते हैं जगदीश चंद्र माथुर अपनी सुंदर सी एकांकी रीढ़ की हड्डी में जगाना चाहते हैं समाज को कि नारी को पूरा पढ़ने का और अपने निर्णय लेने का पूरा पूरा हक
है, उसे कोई छीन नहीं सकता। पढ़े लिखे लोग अपनी पढ़ाई से अगर गलत निर्णय ले रहे हैं तो उसे बदलना होगा। बराबर है कि नहीं? बराबर। देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे देखिए राम स्वरूप है, मेज को एक तरफ सरका रहे हैं। मेज मतलब जिसके ऊपर सारी डिश वगैरह चाय वगैरह रखी हुई थी उसको एक तरफ सरकाते हुए फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके, अंदर जो दरवाजा उसकी तरफ मुंह करके जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। क्योंकि पहले के जमाने में नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खाने के बाद मुख को शुद्ध करने के लिए क्या खाया जाता था? पान वगैरह। तो वो कह रहे कि अभी मेहमानों के लिए पान तो भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है, तब तक उमा लेकर आती है पान। चाय लेकर नहीं आई है उमा, उमा क्या लेकर आई है? पान लेकर आती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है, और जब वो चाय पान दे रही है तो उसका चेहरा क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते। सोनेरे गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा उसकी नाक पर उनको दिखाई देता है। और शंकर और गोपाल प्रसाद बाप बेटे एकदम चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित। तो चश्मा देखकर एकदम भौचक हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है। और गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ बोलते हैं चश्मा। क्या बोलते हैं एक साथ? चश्मा। इसीलिए कितने बार दिया है? एकदम आश्चर्य, अंदर से आश्चर्य बाहर आया है, चश्मा। और भी दोनों एक साथ बोलते हैं। राम स्वरूप जरा सक पकाता है, गड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कैसे इस बात को मैं छिपाऊं, क्योंकि उसकी बेटी को चश्मा किस वजह से लगा है। अब वो अरे लगता है पोल खुल जाएगी, लगता है इन लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी बेटी जो है बीए पढ़ी लिखी है जी। वो पिछले महीने में उसकी आंख दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब वो झूठ बोल रहा है। लड़की का पिता जो है सच बताना नहीं चाहता है, जो कि उसकी लड़की बीए पास है, पढ़ी लिखी है, लेकिन इस रिश्ते को बचाने के लिए हाथ से न निकल जाए, इसीलिए वो चश्मे वाली बात झूठ बोल रहा है कि वो कुछ दिन पहले बेटी की आंख में दर्द हो रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए उसको चश्मा लगाने के लिए कहा है। ऐसा वो लड़के वालों के सामने झूठ बोल रहा है, बात को छिपा रहा है। आगे देखिएगा, राम स्वरूप कहने के बाद गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना कि आपकी लड़की ने बहुत ज्यादा अभ्यास पढ़ाई की है, डिग्री वगैरह ली है, उसकी वजह से तो कहीं आपकी बेटी की आंखों को चश्मा तो नहीं लगाया ना? ऐसा कौन बोल रहे हैं? गोपाल प्रसाद। किसको बोल रहे हैं? राम स्वरूप जी को। देखो उनकी सोच, चश्मा देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। कौन? आगे देखिएगा, राम स्वरूप, नहीं साहब वो तो मैंने अर्ज किया ना, वो तो मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है ना, बताया ना, पहले ही आपको मैंने इत्तला किया है ना, बताया है कि नहीं कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, थोड़ा समाधानी, थोड़ा संतुष्ट होकर धीमे स्वर में कहते हैं। क्या कहते हैं? बैठो बेटी, बेटी बैठो। किसको बैठने के लिए कह रहे हैं? उमा को। जो लड़की पान लेकर आई है लड़के को देखने के लिए, जिसको देखने वो आए हैं, उसको वो कहते हैं हमारे सामने बैठो। अब नाप तोल शुरू होता है। जैसे हम लोग तौलते हैं ना, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये बहुत ठीक है, ये इतना ठीक। अब उस लड़की के घर में बैठकर ही लड़की के पिता के सामने, लड़की के सामने उसका क्या किया जा रहा है? तुलना की जा रही है, नाप तोल किया जा रहा है। किसके द्वारा? आए हुए मेहमानों द्वारा, गोपाल प्रसाद द्वारा और शंकर द्वारा। शंकर तो कुछ नहीं बोल रहा है, बस जो कुछ भी बोल रहा है वो लड़के का पिताजी बोल रहा है, गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं। देखिए, राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। अरे उमा वहां बैठो, वहां जहां पर तुम्हारा वाद्य सामान बाजा वाजा रखा हुआ है, उस तख्त पर बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। कौन बोल रहे हैं?
उमा के पिताजी राम स्वरूप जी बोल रहे बेटा वहां बैठ जाओ। उमा बैठती, अब पिता के सामने तो वो कुछ कर नहीं सकती, पिता के आदेश का पालन तो हर बेटी को करना पड़ता है, वो सुन लेती है, बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि अच्छी है, चेहरे का भाव भी अच्छा है, चेहरे का मतलब मुखड़ा भी अच्छा है, चाल भी अच्छी है, यहां तो कोई तकलीफ, क्या कह रहे, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चाल में चलने में तो कोई गड़बड़ नहीं है, और चेहरे की बनावट भी अच्छी है। कुछ गाना बजाना सीखा है, कुछ गाना वगैरह आता है बेटा आपको? गोपाल प्रसाद बोल पड़ता, जी हां जी हां, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। कौन बोल रहे हैं? गोपाल प्रसाद। अरे मेरी बेटी को सितार बजाने भी आता है और हारमोनियम बजाने भी आता है, बजाकर उसको गाने भी, वो गाने में बहुत ही होशियार है। अरे बेटा जरा आए हुए मेहमानों को अपने गाने से परिचित तो कराओ, अपना गाना तो सुनाओ एक आध। ऐसा कौन बोल रहे हैं? राम स्वरूप जी। किसको बोल रहे हैं? उमा को, अपनी बेटी को। उमा बेचारी पिता की आज्ञा का पालन करती है। सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो शुरू कर देती है, गाने लगती है। मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। शंकर उमा को देखकर समझ जाता है ये तो वही लड़की है जिसने हॉस्टल में मुझको पकड़ा गया था, मैं लड़कियों के कमरे में ताक झांक कर रहा था तो ये यही खड़ी थी, ये तो वही लड़की है, ये तो मेरा सारा पोल जानती है, इसलिए वो आंखें झेप रहा है, शर्मा रहा, इधर उधर कर रहा है। लेकिन उमा देख लेती है, उमा की और उसकी नजरें मिल जाती है। देखिए दिया है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी बचती हुई आंखों से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। अरे ये मुझे देखने आया है, ये एकदम 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है, गाना बंद कर देती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। क्यों बेटा, क्या हो गया, रुक क्यों गई? गाना पूरा करो बेटा, मेहमान आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, बेटा गाना तो पूरा करो। तब तक लड़के के पिता गोपाल प्रसाद बोलते, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है, काफी है, इतना बहुत है, पता चल गया कि आपकी लड़की का आवाज अच्छा है, अच्छा गाती। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। उमा को लगा बस अब हो गया, अब मैं जाती हूं। सितार रखकर, हारमोनियम रखकर वो अपने कमरे में जाने लगती है। तब तक गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, अभी रुको बेटी, अभी बहुत से सवाल पूछने, अभी बहुत सारा नापतोल करना है, बैठो बैठो। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठो, थोड़ा बैठी रहो उमा, मेहमानों के सामने बैठो, मेहमान क्या कह रहे हैं बोलो। ऐसे उनके पिता कह रहे हैं, उमा बैठ जाती है। पिता के सामने तो वो बोल नहीं सकती, मेहमानों के सामने अपने पिता के साथ वो जबान नहीं लड़ा सकती, इसलिए चुपचाप बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? पेंटिंग वेंटिंग युगम शब्द है। हाँ, पेंटिंग ये कौन से शब्द है? आता है ना पैसेज में से युग्म शब्द ढूंढकर लिखो, समझ गए? पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप, उमा को बोलने नहीं है, क्योंकि उमा ने उस लड़के को देख लिया तो उसकी सटक गई है, वो पूरी तरह से सटक चुकी है। ये आया है मुझे देखने, इसलिए वो बोल नहीं रही है, चुप है। उसके अंदर आग जल रही है, वो फटने वाली है थोड़ी देर में, लेकिन तब तक उसने क्या किया, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, अपने मन को समझा रही है, ठीक है पिताजी है सामने, बोलना नहीं है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, अपने आप को समझा रही है। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप, बीच में पिताजी ही बोल रहा है, बेटी राम स्वरूप, हाँ वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो तो मैं आपको कहना ही भूल गया, ये जो तस्वीर दिख रही है ना, जो टंगी हुई है कुत्ते वाली, ये जो कुत्ते वाली तस्वीर दिख रही है ना, ये इसी ने बनाई है, और अंदर जो तस्वीरें हैं ना, वो इस मेरी बेटी ने ही, कुत्ते वाली इसी ने बनाई है, और वो जो अंदर दिख रही है ना, वो भी इसी ने बनाई है, इसी ने किया है। आगे देखिएगा, गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चित्र है, सिलाई वगैरह, बेटा आपको सिलाई वगैरह आते, कपड़े वड़े सीने आते? लड़की बोली नहीं रही है। उमा, राम स्वरूप, पिताजी ही बोल रहा है, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीज भी हे। क्या बोल रहा है लड़की का पिता? सिलाई पूरे घर का कपड़ा यही सिलती है, पूरे घर की सिलाई की जवाबदारी
इसी की है। ये जो शर्ट पहनी है ना, कमीज, इसी ने सिली है। ये मेरे कपड़े यही सिलती है। कौन बोल रहा है? गोपाल प्रसाद। ठीक है, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं? तुमने कुछ इनाम वगैरह जीते हैं? कौन बोल रही है? गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं कि तुमने कुछ ये सब सीखा है तो तुमने प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, तो प्रतियोगिता में तुम्हें पुरस्कार वगैरह तो मिले ही होंगे। मिले हैं कि नहीं? कौन बोल रहे हैं? कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। रामस्वरूप उसको बोलना बोलना ऐसा इशारा कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तू बोलना, उस तरह गर्दन झुका है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सबको आते हैं। वो बोल ही नहीं रही है तो एकदम उनको व्याकुल हो जाते। कौन? गोपाल प्रसाद की लड़की बोल क्यों नहीं रही है? लड़की प्रश्नों के उत्तर, और यहां पर ये हड़बड़ा रहे कि बेटी बोलेगी नहीं तो क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा, लड़का चला जाएगा, अच्छा खासा रिश्ता हाथ से। बेटी का रिश्ता टूटने की वजह से रामस्वरूप जो है सकपका रहे, हड़बड़ा रहे और वो व्याकुल हो रहे, लड़की बोल रही क्यों नहीं है। लड़की को इतने प्रश्न पूछे, सब जवाब बाप नहीं दे दिए, बेटी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। रामस्वरूप फिर बोलते, जवाब दो मां, जवाब दो बेटा। हे जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने पेटी भर के जीते हैं। कौन बोल रहे हैं? इनाम इतना जीते हैं कि 2-4 पेटी भरकर पड़ी है। अब गोपाल प्रसाद कंट्रोल नहीं रहते हैं। गोपाल जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? लड़के के पिता बोल रहे हैं कि भाई इस लड़की को भी तो मुंह खोलने दीजिए। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो। रामस्वरूप बोलते, देखो मेहमान क्या कह रहे हैं, मेहमान क्या पूछ रहे हैं, बेटा मुंह खोलो, बेटा उनके सवालों का जवाब दो, बेटा उनसे बोलो। ऐसा कौन बोल रहे हैं? रामस्वरूप। कौन? किससे बोल रहे हैं? उमा से। उमा हल्की आवाज, मजबूत। अब उमा जो है बम की तरह फटती है। अब वो सारा राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। अब बोला है ना बोलने को, अब पिता का भी नहीं सुनती और उनका तो सुनेगी ही नहीं। एक बार की पिता की तो भी वो सुन लेगी, लेकिन आए हुए लोगों की सुनती नहीं। अब वो धीमी आवाज में लेकिन कड़क आवाज में बोल रही है, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। क्या जवाब दूं बाबूजी, क्या बोलूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकते हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना ठीक है। क्या बोलूं पिताजी, आपने तो मेरी हैसियत दुकान में रखे हुए कुर्सी और मेज की तरह कर दी है। जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार ग्राहक को कुर्सी मेज दिखा देता है, देखो ये कुर्सी मेज है, पसंद है तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ जाओ। आपने तो मेरी ऐसी हैसियत कर दी है, क्या बोलूं? आपने मेरी कैसी हैसियत की है? कुर्सी और मेज की तरह। कुर्सी मेज जब मार्केट में बिकती है तो देखने वाले देखते हैं, अच्छी लगती है तो ले लेते हैं, नहीं तो वैसी हालत कर दी है। क्या बोलूं पिताजी, क्या बोलूं, क्या बताऊं? ऐसा कौन बोलती है? किससे? अपने पिताजी। अपने पिताजी से बोलती है। तब तक आगे क्या होता है देखते हैं हम। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। अरे पिताजी के साथ ऐसा बात कर रही है, मेरी बेटी मेरे साथ इस तरह बात कर रही है। उमा उमा, कौन बोलते हैं? थोड़ा भड़क कर अपनी बेटी को चिल्लाते, उमा उमा उमा। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, अब मुझे मेरे मन की बात कह लेने दीजिए। आपने कहा ना मैं इतने देर से चुप बैठी थी, आपने कहा कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो। अब मुझे सारी बात बोल लेने दीजिए बाबूजी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अब मुझे बोलने दीजिए। कौन बोल रही है? उमा बोल रही है। उमा कह रही है, आगे देखिएगा। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं। अरे ये लड़की बोल रही है, ऐसा हो भी पिताजी के साथ ऐसा बोल रही है। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था। बाबू रामस्वरूप, आपने मुझे घर में जो बुलाया था इज्जत उतारने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, अपमानित करने के लिए आपने हमें घर पर बुलाया था क्या? ताव में, गुस्से में, रुबाब में बोल रहे हैं। कौन? अब लड़की उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। देखो क्या बोलती है उमा तेज आवाज में, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से नापतोल कर रहे हैं। जी हां, आपकी इज्जत इज्जत और हमारी कुछ नहीं। इतने देर से हमारे ही घर में बैठकर हमारा नापतोल कर रहे हैं, हमारा
बेइज्जती कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं इतने देर से। ये अच्छा, वो सही, वो गलत, ये कैसा, वो कैसा, ये आता है क्या, वो आता है क्या, इतने देर से हमारे ही घर में बैठकर हमारा नाप तोल कर रहे हैं, तो हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है, हमारी इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत है। कौन बोल रही है? उमा बोल रही है। बाबूराम स्वरूप से कह रहे हैं जब तो उमा उत्तर दे रही है, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती, जो आप इतने देर से नापतोल कर रहे हैं, इतने देर से मुझे अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं है। अब लड़का भी बीच में बोलता है, बाबूजी चलिए चलिए, क्योंकि वो जानता है लड़की मेरा भी पोल खोल देगी, मेरी भी पूरा हिस्ट्री बता देगी कि आपका लड़का क्या करता है कॉलेज में। इसलिए बोला बाबूजी चलिए चलिए, मुझे कुछ रिश्ता उस्ता नहीं जमाना है, चलिए। कौन बोल रहा है? लड़का बोल रहा है, गोपाल प्रसाद का लड़का जो उमा को देखने आगे। देखिए गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उसको डाउट हो जाता है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़की वही गलत के खिलाफ आवाज उठाती है, अन्याय के खिलाफ बोलती है, इसलिए वो बोलता है क्या तुम कॉलेज पढ़ी लिखी हो? रामस्वरूप चुप, लड़की का पिता चुप। उमा, जी हां, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में टांग झांक कर कायरता दिखाई है। क्या बोलती है वो? हां, जी हां, मैं कॉलेज में पढ़ी लिखी हूं, मैंने बीए तक की पढ़ाई की है, बीए पास किया है, कोई पाप, कोई अपराध, कोई चोरी, कोई गलत काम नहीं किया। आपके पुत्र की तरह गर्ल्स हॉस्टल में जाकर ताक झांक नहीं की, कायरता, डरपोकता दिखाई नहीं। कौन बोल रही है? उमा। ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है, ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। क्या बोल रही है वो? कि मुझे मेरे मान सम्मान, मान मर्यादा, इज्जत सबके बारे में मालूम है, लेकिन आप अपने इस इकलौते लाडले से तो पूछिए, आपके इस राजकुमार से तो पूछिए कि जब ये पकड़ा गया था तो नौकरानी के पैर पड़ पड़कर कैसे भाग रहा था, कैसे अपना बचाव ढूंढ रहा था। इसलिए वो कह रही है मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए, इन नवाब जाते से पूछिए, इस होशियार बच्चे से पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे, कैसे नौकरानी को कह रहे थे मुझे बचा ले, कैसे उसके पैर पड़ रहे थे, कैसे पकड़े गए थे तो कैसे भाग रहे थे नौकरानी के पीछे छुपकर। ये इनसे तो पूछ लीजिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मेरा क्या नापतोल कर रहे हैं। रामस्वरूप, उमा उमा, पिताजी उमा को कह रहे हैं चुप होने के लिए। उमा उमा, ऐसा कौन चिल्ला रहे हैं? रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, गुस्सा आ गया ना, इतनी बेइज्जती हो गई है, इतनी इंसल्ट कर दी है उमा ने, इतना जूता मार दिया है, बेटे का भी पोल खोल दिया है, अब तो गुस्सा आएगा ही। बस हो चुका, बस हो चुका रामस्वरूप जी। रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है, आपने मेरे साथ गद्दारी की है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक मतलब 10वीं तक, 10th तक पढ़ी है, 10th पास है। आपने मुझसे दगा किया, झूठ बोला, आपने हमारे को फंसाया है। आपने कहा आपकी बेटी 10 तक पढ़ी है, मैट्रिक पढ़ी है, और आपकी बेटी तो बीए पास है। चुप करिए, दिखावा मत करिए। ऐसा गुस्से में ताव में आकर कौन बोल रहे हैं? गोपाल प्रसाद लड़की के पिता रामस्वरूप जी से बोल रहे हैं। दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं, दरवाजे की तरफ जाने के लिए गुस्से में निकलने लगते हैं बाप बेटे, शंकर और गोपाल प्रसाद। उमा, जी हां जाइए, जरूर चले जाइए, जाइए जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगा लीजिएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी कि बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के को रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, लेकिन जाते समय उमा फिर एक शब्द बोलती है, जी हां चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरूर अपने बेटे को पूछ लेना, या लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगा लेना, जांच कर लेना कि आपका लाडला जो है, आपका जो इकलौता प्यारा बेटा है, उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी कि बैकबोन, क्योंकि लड़कियों के हॉस्टल में झांक झांक कर उसकी बैकबोन टेढ़ी हो गई है। इसलिए तो जब वो आया था तो कैसा बैठा था? झुककर। इसलिए वो बोल रहा था ना, सीधे बैठ बिहार अच्छा दे,
इसलिए वो उसको बोल रही है कि जाकर घर पर पता लगा लेना कि आपके बेटे की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। और बाबू गोपाल प्रसाद जो लड़की को देखने आए थे, जो इतने वैभव से आए थे, इतने अहंकार से आए थे, सारा अहंकार उमा ने चकनाचूर कर दिया। उनके बेटे का सारा पोल सामने ला दिया। बाबू गोपाल प्रसाद जो है चेहरा बेबस, एकदम लाचार, दुखी, गुस्से से चले जाते। लड़का रोने लगता है क्योंकि उसके पिता के सामने उसकी पूरे कारनामे उमा ने पेश कर दिए और दोनों बाहर चले जाते और उमा अब शांत हो जाती है, पर्दा गिर जाता है और एकांकी खत्म हो जाती है। और हमारे जगदीश चंद्र माथुर अपनी इस छोटी सी एकांकी में यही बताना चाहते हैं, यही समझाना चाहते हैं कि हर एक लड़का लड़की को अपनी जिंदगी में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। पढ़े लिखे लोगों को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए, यह नहीं विचार करना चाहिए कि लड़का अच्छा और लड़की तुच्छ, दोनों को समान अधिकार से पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहिए। अगर हम लड़की वाले हैं तो हमें भी लड़के वालों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तब अपनी लड़की उनके घर देनी चाहिए। और लड़के वालों ने भी लड़की को पढ़ा लिखा होने के बावजूद उन्हें अपने घर लाना चाहिए और लड़की को पढ़ाना लिखाना चाहिए। हमें दकियानुकुशी सोच नहीं रखनी चाहिए, हमें पुराने ख्यालों में नहीं रहना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और शादी जैसे पवित्र रिश्ते का निर्माण कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, शादी जैसा रिश्ता तय कर रहे हैं, तो इसमें हमें दोनों का पढ़ा लिखा होना चाहिए। और दोनों पढ़े लिखे होंगे तो घर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी सोच रखकर हमें समाज में जीना चाहिए। और समाज में जो इस प्रकार की लड़कियों के प्रति, नारियों के प्रति ऐसी तुच्छ सोच रखते हैं, उनकी आंखें हमें खोलनी चाहिए। इस नाटक को आप आपके मोहल्ले में भी कर सकते हैं, आपके बस्ती में कर सकते हैं, आपके स्कूल में कर सकते हैं, आपके कॉलेज में कर सकते हैं। कहीं पर भी समाज जागृति के लिए रीढ़ की हड्डी नामक नाटक आप तैयार करिए, पेश करिए, जिससे समाज में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को उनकी गलती, उनकी कमजोरी, उनकी बुराई उन्हें पता चलेगी और वो अपने अंदर सुधार लाएंगे। यही अपने इस पाठ में लेखक बताना चाहते। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को सुसज्जित बनाना चाहते, अच्छी विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं। समझ में आया ये पाठ आपके? ठीक है, ये बहुत सुंदर पाठ है। यहां पर नारी शिक्षा पर बहुत अच्छा जोर दिया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी के साथ आपका ये 9 नंबर पाठ नंबर 9 समाप्त होता है, रीढ़ की हड्डी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और अगला पार्ट जो है वो है ठेस। ठीक है, धन्यवाद।